वेलकम टू वीडियो गुरु। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु में। और आज फिर से आपके सामने हम साइंस की बातें करेंगे। और साइंस में जैसा कि आपको पता है, जो पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा वो चल रहा था फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या देखा? सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूटन्स लॉ और फिर देखा ग्रेविटेशन। लेकिन आज जो आपके सामने चैप्टर बात करेंगे वो है लाइट। लाइट यानी प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम हॉल में। कई क्वेश्चंस आते हैं, चाहे हम रिफ्रैक्शन की बात करें या जिसको हम परावर्तन कहें, अपवर्तन कहें, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन क्या आता है? डिफिनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इन द सेंस कहें इलस्ट्रेशन, यानी जैसे मृग मरीचिका का एग्जाम्पल दें। या फिर एक क्वेश्चन रहता है कि समुद्र में या नदी में, नदी के तली में मछली अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ता है। ये सब के सब प्रकाश में यानी लाइट के अंतर्गत आएगा। तो आज हम बात करते हैं लाइट का और देखते हैं कि आज के चैप्टर में क्या क्या है आपके लिए खास, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। चाहे हम एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, इवन जितने भी जीएस बेस्ड पेपर होते हैं। जीएस बेस्ड कहने का मतलब यही है कि आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी आती है जीएस बेस्ड, हम भरने से चूकते नहीं हैं। चाहे हम यूपी में हो तो यूपी में, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी मंडी परिषद हो, यूपी ट्रिपल एससी हो। अगर हम बिहार में हैं तो बिहार एसएससी हो, या फिर बिहार एसएससी के अलावा अगर हम बीपीएससी की बात कर लें। अगर एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है तो एमपी व्यापम हो। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड एसएससी हो। यानी जितने तरह के एग्जाम होंगे जीएस बेस्ड, क्योंकि केवल हम बैंकिंग को हटा दें तब ये सबके लिए क्या है? बेनिफिट है। ठीक है, चलिए तो आप बात करते हैं चैप्टर में कि लाइट है क्या। देखिए सबसे पहले कहें कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है। लाइट क्या है? एक रूप, ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपगेटेड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रचारित किया जाता है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? सीधा क्वेश्चन दे दे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं कहेगा। लाइट इज अ, प्रकाश एक है, क्या है? ऊर्जा का रूप है, जिसे हम किस रूप में प्रचारित करते हैं यानी प्रोपगेट करते हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करेगा, लेकिन यह हमें मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। यही सब के बारे में जानना है कि क्यों मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर आप देखेंगे, एक हम ऐसे बात करें, ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी है। अगर हम यहां पे एक छड़ी रख दें, एक छड़ी रख दें, तो हमें हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। जबकि पता है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो यही सब इलस्ट्रेशंस की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है। आ रही बात है समझ में? तो इस स्लाइड के जरिए हम दो चीजों देखते हैं। क्या देखा? सबसे पहले कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करेगा। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हम क्या करते हैं? प्रोपगेट करते हैं, प्रचारित करते हैं। आगे देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस वर्ल्ड में जो हम देखते हैं, तो ड्यू टू द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर इसकी गति क्या है? प्रकाश की, प्रकाश का गति क्या है? इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश का गति 3 इंटू यानी गुने कहें 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फिर एक क्वेश्चन आता है, सर सूर्य की किरणें को, सूर्य का जो किरण है वो अर्थ तक पहुंचने में कितने देर का समय लगता है? कई लोग कंफ्यूज करते हैं, कभी 8 मिनट 20 सेकंड, कभी 8 मिनट 19 सेकंड, कभी 8 मिनट 16.6 सेकंड। लेकिन
अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो 500 सेकेंड। अब निकाल लीजिए, 8 छक 48, 8 छक 48, 480 मिनट हो गया, बट अभी बचा कितना, 20 सेकेंड। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। पहले बता चुके हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी इस स्लाइड से 3 चीजें देखने को मिला। पहला कि प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के कारण, क्वेश्चन क्या रहेगा, किसके कारण हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो विजिबल स्पेक्ट्रम, ड्यू टू द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, इट्स स्पीड, इसकी गति कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 का सेकेंड, या कहें 500 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, आगे देखिए, कोई भी लाइट हम कहें कि दो प्रकृति को, दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। हम कैसे देखते हैं लाइट को, अब देखना, अगर हल्की सी विंडो खुली है और लाइट इंटर कर रहा है तो पता है कैसे दिखेगा, हल्की हल्की कण दिखती है, हल्का हल्का कण दिखेगा, एकदम पार्टिकल्स दिखेगा, हल्का हल्का कण दिखेगा, लग रहा है तैर रहा है वो हवा में। यानी क्या कहें कि लाइट इज रिगार्डेड एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटॉन। प्रकाश को ऊर्जा का एक समूह, कभी कभी समूह के जगह पे केवल पॉकेट ही लिखा हुआ मिलता है आपके एग्जाम में, पॉकेट ही लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। यानी प्रकाश को ऊर्जा का एक पॉकेट के रूप में माना जाता है जिसे फोटॉन कहते हैं। यानी एक नेचर देखा पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति, दूसरा नेचर क्या है, दूसरे नेचर की बात करेंगे तो दूसरा नेचर है वेव नेचर, तरंग प्रकृति। लाइट इज रिगार्डेड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी कुछ देर पहले कहा कि प्रकाश क्या है, ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स, जब हम लोग साउंड पढ़ेंगे, जब हम लोग साउंड एंड वेव पढ़ेंगे, साउंड वेव, तब और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे कि साउंड वेव क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार का होता है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है तो लाइट क्या होगा, सो लाइट इज अ ट्रांसवर्स। क्यों, क्योंकि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग माना जाता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होगा, इसलिए प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग होगा, ट्रांसवर्स होगा। आ रही बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट कैन बी, जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर गिरता है तो 3 स्थितियां देखने को मिलती हैं। पहला, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा पूर्ण रूप में, अगर एब्जॉर्ब होगा तब क्या कहा जाएगा, समझना क्या कहना क्या चाह रहा हूं। जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर गिरता है तो क्या हो सकता है, सपोज मान लें ये एक सतह है, यदि कोई वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है तो यह पूरी तरह से काली दिखाई देगी। एग्जाम्पल फॉर ब्लैक बोर्ड, ये तो व्हाइट बोर्ड है नहीं, ब्लैक बोर्ड यानी जो हम लोग स्कूलिंग लाइफ में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड जो चौक से लिखा जाता था। यानी एब्जॉर्ब्ड, अवशोषित, इफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट, यानी यदि कोई वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है तो वह पूरी तरह से काली दिखाई पड़ेंगी। एग्जाम्पल फॉर ब्लैक बोर्ड। एक हो गया अवशोषित, अवशोषित के अलावा रिफ्लेक्टेड भी तो होगा, यानी ये अवशोषित कर लिया, हो सकता है कोई अवशोषित ना करे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिरर, फॉर एग्जाम्पल मिरर, वो अवशोषित नहीं करेगा, तब क्या कहा जाएगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, क्लियर है, एब्जॉर्ब, समझ में आई बातें। अब देखिए आगे, ट्रांसमिटेड, प्रेषित, ट्रांसमिटेड प्रेषित यानी
देखिए मिरर दो प्रकार के देखते हैं। अभी एक प्रकार का मिरर कहें हम शीशा जो विंडो में लगाते हैं, एक विंडो होता है वैसा जो पूरा इस पार से उस पार लाइट चला जाएगा, एक होता है मिरर जिसमें कोटेड किया होगा तब वो इस पार से उस पार नहीं होगा। अब चश्मा देख लीजिए, ये भी एक मिरर है, ये भी एक शीशा है, लेंस है। यानी ट्रांसमिटेड यानी प्रेषित क्या हो गया कि एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसमिट्स लाइट और इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इटसेल्फ, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसपेरेंट। एक वस्तु प्रकाश को प्रसारित करती है या प्रकाश को स्वयं से गुजरने देती है, ऐसी वस्तुएं पारदर्शी कहलाती हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम रख लें मिरर को, क्योंकि मिरर कई प्रकार के होंगे सर। एक ऐसा मिरर जो रिफ्लेक्ट करेगा, एक ऐसा मिरर जो इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो बस में शीशा लगा हुआ है, बस में शीशा लगा हुआ, ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, इस पार से उस पार अगर नहीं दिखता तो ड्राइवर बस को चला नहीं पाता। यानी कोटेड होता तो चला ही नहीं पाता, हमें दिखता ही नहीं कुछ। अरे बात है समझ में। तो पहला हमने क्या देखा, पहले देखा हमने एब्जॉर्ब्ड अवशोषित, दूसरा क्या देखा ट्रांसमिटेड प्रेषित, अब थर्ड वन क्या है रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित। अगर मान लीजिए ट्रांसमिटेड भी नहीं है, इस पार से उस पार दिखेगा भी नहीं, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, तब उस सिचुएशन में क्या होगा प्रतिबिंबित होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिसे रिफ्लेक्शन कहें। इफ एन ऑब्जेक्ट सेंड्स बैक लाइट्स रेज फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस, अगर कोई वस्तु अपनी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को वापस भेज देती है, सपोज मान ले मिरर का एग्जांपल ले ले, शीशा, तो यह प्रकाश को परावर्तित करती है। आप घर में प्रैक्टिकल कीजिएगा, जो शीशा में हम फेस देखते हैं समतल मिरर, वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर किसी को परेशान करना होता है तो कहीं और बैठा है और अगर लाइट से रिफ्लेक्ट करके हम चेहरे पे कभी चमकाते हैं, उसके चेहरे पे लाइट दिखता है, यानी कैसे होता है वो रिफ्लेक्शन से, यानी लाइट यहां पड़ा और सीधा बेंड कर गया रिफ्लेक्शन से। तो यानी जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर गिरता है तो तीन स्थितियां देखने को मिलता है। एक था, पहला क्या था, पहला था एब्जॉर्ब्ड अवशोषित, दूसरा क्या था ट्रांसमिटेड प्रेषित, और तीसरा क्या है रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड या प्रतिबिंबित। तीन स्थिति बन सकता है। हो सकता है ओवरऑल एग्जाम में यही पूछ दे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी ऑप्शन नंबर 1 रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 एब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तब क्या होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, अब आगे, अब यहां से शुरू हो जाता है खेल हमारा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हम यहां ऐसे मान लें, ये मान लें, ये सीधा मान लें, अगर ये प्रकाश यहां पड़ा और सीधा यहां से रिफ्लेक्ट कर गया, क्या कहा कि मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दर्पण, ये प्लेन मिरर मान लें, दर्पण प्रकाश की दिशा बदल देता है जो उस पर गिरता है। इस पर गिरा, यह अभिलंब हो गया, यह अभिलंब हो गया, अरे बात समझ में, और यह हो गया आपतित और यह हो गया परावर्तित किरण। हम इसे फिगर के जरिए भी देखेंगे। यानी डिफिनेशन क्या क्या, परावर्तन किसे कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन वह है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वह है जो किरणों को वापस भेजने की प्रक्रिया, यानी जैसे ही उस पर पड़ा और पड़ने के बाद इधर आकर मुड़ गया। ठीक है, तो ये कहां देखने को मिलता है जनरली, प्लेन मिरर, यानी मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब देखिए फिगर के जरिए हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए क्या कहा, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दर्पण द्वारा दिशा के इस परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्शन में
द मीडियम ऑफ द ट्रेवलिंग लाइट डज नॉट चेंजेस। परावर्तन में प्रकाश के यात्रा का माध्यम नहीं बदलता है। अब सोचेंगे सर माध्यम क्या है? एक होता है ना सर सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम। जहां सघन माध्यम हम एयर मान लें, विरल माध्यम हम वाटर मान लें, यह होगा किसमें? रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होगा? कभी भी मीडियम चेंज नहीं होगा, कभी भी मीडियम चेंज नहीं होगा। अगर सघन से सघन होगा या विरल से विरल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये प्लेन मिरर है। जैसे ही यहां पे इनकमिंग लाइट, जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और ये परावर्तित किरण है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, आइए और इसे अच्छे तरीके से समझते हैं, कहते क्या है इसे। देखिए, द इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, इसे हम एक नाम दे दें तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इसको मान लीजिए M, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए P, MOP, इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए S, समझ रहे हो? इसे मान लीजिए N। यानी अब देखिए कितने ट्रायंगल बनेंगे। अगर हम कहें एंगल AON, एंगल AON इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहेंगे? कोई भी किरण जो समतल दर्पण पर पड़ेंगी वो इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहा जाएगा, एंगल AON। रिफ्लेक्टेड रे किसे कहेंगे? एंगल S कह दे, हो गया ना। AON था तो वैसे ही SO और N, SON सन में समझना, वो क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड लाइट यानी परावर्तित किरण। जहां AON इंसिडेंट रे, आपतित किरण, वहीं परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। और MP की बात करें, MOP की बात करें तो MOP क्या हो गया? प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, समतल दर्पण हो गया। क्लियर है? अरे बात समझ में? चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या कह सकते हैं। यानी अब ऐसे समझ लीजिए कि AO बराबर SO, तब क्या होगा? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R निकल जाएगा। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R निकल जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ, तो ये देखा। यानी अब जो एंगल I और एंगल R, ये दोनों क्या होगा? इक्वल हो गया आपस में। अब इसे हम एक और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा, कहा द इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, ये है आपतित किरण, ये समझिए, एकदम समझना है, बस रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। द इंसिडेंट रे आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ये जो समतल है, समतल दर्पण है, एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एग्जाम में क्या रहेगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम है। क्या नियम है? कि प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब तीनों यानी क्या कहें? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होंगे, तभी हमारा ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसे हम समझते हैं कि ये है क्या? कहा क्या कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी अभी मैंने कहा कुछ देर पहले कि एंगल I और एंगल R इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? एंगल AO और N, अभी नाम दिया था ना, इसे M नाम दे देंगे, इसे O नाम दे देंगे, और इसे आप P कह दीजिए, इसे N कह दीजिए, इसे A कह दीजिए, इसे S कह दीजिए। अब समझिएगा, कहा एंगल AON क्या है? ये इंसिडेंट रे है,
एंगल SON, एंगल SON ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। तो सर ये दोनों आपस में इक्वल होगा ना सर? एंगल AO इज इक्वल टू एंगल SO। तो कह सकते हैं इस आधार पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है। दो नियम जब तक प्रूफ नहीं करेगा तब तक प्रकाश के परावर्तन के नियम वर्क नहीं करेंगे। यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे देखिए। एक आप देखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, समतल दर्पण से परावर्तन। अब समतल दर्पण से परावर्तन क्या होगा? ऑलवेज, हमेशा द इमेज इज वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड। प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में आभासी होगा लेकिन पार्श्व उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा होगा। आप कभी देखेंगे शीशा में अगर हम राइट टच करेंगे तो वो हमें ऐसा एहसास होगा कि हमारे वो लेफ्ट दिखा रहा है। कभी ऐसा फील किए हैं? कभी देखिएगा, अगर आप बाल संवारते हो कंघा से, तो अगर आप राइट साइड देखोगे तो लग रहा है हमारा लेफ्ट गड़बड़ कर रहा है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसलिए कहा कि इमेज इज वर्चुअल, आभासी तो होगा भैया, हम तो हैं तो हम ही दिखेंगे, ऐसा तो नहीं कि हमारे जगह पे शाहरुख खान आ जाएगा। तो इमेज इज वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और पार्श्व उल्टा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो, जो मूवी आई थी साइज जीरो दिखेगा। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर दिखेगा। देख लो यहां सामने है, ये मेन है, ये इमेज है। आ रही बात समझ में? यानी पोर्शन ऑफ मिरर नीडेड व्यू इमेज, यानी जो इसकी आकृति है वो इसकी आकृति के बराबर इमेज बन रहा है, दिखा रहा है। तो समतल दर्पण से दो लॉ फॉलो करेंगे। तीसरा लॉ की बात करें, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवार्ड्स अ प्लेन मिरर विथ स्पीड v, अगर कोई वस्तु v गति से समतल दर्पण की ओर बढ़ती है तो सापेक्षता वस्तु की गति 2v प्रतीत होती है। कभी देखना, अपने घर में प्रैक्टिकल करना, जो बड़े शीशा होंगे, मिरर होंगे, वहां देखना, मिरर के सामने चलना, आप जिस गति से चलेंगे मिरर में लगेगा कि उसके डबल गति से हम आगे आ रहे हैं। यानी कोई वस्तु v गति से समतल दर्पण की ओर बढ़ती है तो सापेक्षता हमें ऐसा एहसास होता है कि उसकी गति क्या हो गई? 2v हो जाती है। तो ये आप हमेशा समझिएगा, जितने भी लॉ हैं एग्जामिनर करता क्या है, इनमें से कौन सा लॉ, नियम समतल दर्पण से परावर्तन में फुलफिल नहीं करेगा, तब वहां हम मात खाते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी, कई बार सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या है? देखिए, हमें अपने फूल आकृति देखनी है तो हम घर में कितने बड़े शीशा लगाएंगे? अपने से बड़ा लगाएंगे तभी दिखेगा, या अपने से 1/4 लगाएंगे तभी दिखेगा। तो हमेशा याद रखिए, टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर अ पर्सन रिक्वायर्ड अ मिरर ऑफ हाफ ऑफ हिज हाइट। देखो इस फिगर में समझना, इसकी हाइट इतनी है, अब इसका आधा कहां गया? तब जाकर यह वर्चुअल इमेज दिखाई पड़ेगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यानी समतल दर्पण में अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक व्यक्ति को अपनी ऊंचाई से या ऊंचाई के आधे हिस्से के दर्पण की आवश्यकता होती है। यह ऑलवेज याद रखिएगा, कुछ नहीं सोचना है, ऊंचाई के आधे जहां रहेगा आपके एग्जाम हॉल में ऑप्शन में, बस क्लिक करना है, बढ़ते जाना है। ठीक है? आगे देखिए, अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। अब तक देखा हमने रिफ्लेक्शन, अब देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। उसमें क्या था? सीधा सा एक प्रकाश पड़ता था, समतल दर्पण से मूव कर जाता था इधर, यही तो था स्थिति। लेकिन अब अपवर्तन में क्या है? अपवर्तन में क्या होगा? एकदम अपोजिट, डाइवर्ट होगा इसका रूट। द फिनोमिनन ऑफ
डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। अब समझिएगा, टू अनदर मीडियम, वो क्या कह रहा था कि मीडियम चेंज नहीं होगा, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन में मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों के विचलन की घटना अपने पथ से जब यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी जहां परावर्तन में मीडियम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहीं रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होगा। ये तो डिफिनेशन हो गया। अब समझते हैं, देखिए क्या कहा, मीडियम चेंज होगा, यानी ये डेंसर माध्यम से ये रेयर, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तब जाकर वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? डेफिनेशन फिर से समझिए। कहा क्या कि प्रकाश की किरणों के विचलन यानी भटकना। यहां देखो, ये सीधा आ रहा था, कैसे भटक गया, फिर से समझिए। प्रकाश की किरणों के विचलन की घटना अपने पथ से जब यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम यानी ये क्या था, डेंसर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस साइंस से थोड़ा सा समझ लेंगे कैसे खेल होता है। आप 2 से 3 बार वीडियो देखोगे, एकदम याद हो जाएगा पक्का। अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को कि सर हमारा साइंस बहुत कमजोर है। कमजोर पता क्या है, हम लोग ना ध्यान नहीं देते हैं, एम कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग बचना चाहते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं पास करने का। भाई मेरे, शॉर्टकट तरीका होता ही नहीं है। अगर शॉर्टकट तरीका होता तो जितने सारे तैयारी करने वाले हैं सबके जॉब लग जाते। इसीलिए अपने आप पर काम करिए, समय दीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, इसके बाद एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा साइंस का, फिर उसे भूलेंगे ही नहीं। यही खासियत है साइंस में। और जबकि हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में नहीं, ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री में रटना पड़ेगा, पॉलिटी में कुछ टर्म है रटना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब एक चीज समझिए, कहा क्या, द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अलग अलग गति होना है। कैसे सर, इससे हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम वाटर की बात करें, इसकी गति 1.33 होगी। अगर हम केरोसिन की बात करें, 1.44 होगा मीटर पर सेकेंड। अगर हम तारपिन की बात करें, देखो ना, केवल हम लिक्विड का एग्जांपल दे रहे हैं आपको, तारपिन की बात करें तो 1.48 होगा। आप कहोगे सर ठोस का भी एग्जांपल दे दो। अगर हम डायमंड की बात करें तो 2.42 होगा। ठीक है, यह प्रकाश का अपवर्तन, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अलग अलग गति होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब क्या कहता है कि क्या अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यही समझना है कि सघन से विरल, सघन यानी डेंस, जैसे वायु मतलब क्या हो गया सर, कई सारे गैस है ना। अब छोटा सा एग्जांपल लीजिए, इनर्ट गैस लीजिए 6 है, नाइट्रोजन लीजिए 78% है, ऑक्सीजन लीजिए, CO2 लीजिए, कई सारे गैस है, डेंस है। जबकि हम विरल माध्यम की बात करेंगे, जल में क्या है, H2O, भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो सर ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। ठीक है, तो यही समझना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, एंड फेज डू नॉट चेंज, उसका चरण भी नहीं बदलेगा, लेकिन वेवलेंथ बदल जाएगा और वेग बदल जाएंगे। अब मान लीजिए हवा में तेज गति से आ रहा है, अब यहां पे पेट्रोल प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, केरोसिन है, सब में अलग अलग होगा ना सर।
आ रही बात समझ में? तो तरंग दैर्ध्य में चेंज होगा और वेलोसिटी में चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, आई बात समझ में? देखिए कहा, अब अपवर्तन के नियम देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके नियम क्या होंगे? देखिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। कुछ देर पहले कहा आपतित किरण, अभिलंब किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होंगे। अभी देख लीजिए, पहले भी समझा चुके हैं, ए एम ओ पी एस एन, एंगल ए ओ एन, एंगल एस ओ एन अपवर्तित और अभिलंब एन ओ, तीनों एम ओ पी पर स्थित हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक चीज मैं और से बताऊं, फॉर अ पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण के ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होगा। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, यानी साइन आई ऑब्लिक साइन आर, जो क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, u2 ऑब्लिक यानी म्यू कहे हम, है ना, म्यू 2 ऑब्लिक म्यू 1। ठीक है, यानी इस विधि को, इस लॉ को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब यही कहा इंसिडेंट रे, थोड़ा सा समझ लीजिए कि अपवर्तन के नियम क्या कहा। जैसे ही यहां आया, ये डेंसर है और ये क्या है, रेयर माध्यम है, यहीं पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। कहां? ये वाली पोर्शन पे। उसमें क्या होता था, रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे करके ऐसे मूव कर जाता था, जबकि इसमें क्या होगा, यहां सीधा आया और सीधा आके थोड़ा ऐसे मूव कर गया और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है। ठीक है, चलिए, अब एक आपके जो एग्जाम में काम आएगा ये कि एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का अनुप्रयोग, अपवर्तन का एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा। कि एग्जाम में रहता है ना कि सर बताइए, तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अ कॉइन अपीयर्स एट लेजर डेप्थ इन वाटर। अभी क्या कहा कि ऐसे देखा, जैसे यहां आया और सीधा मुड़ गया ना, तो जिस प्रकाश के कारण ये तली से थोड़ा ऊपर उठा सिक्का दिखाई पड़ता है हमें। अ कॉइन अपीयर्स एट लेजर डेप्थ इन वाटर, पानी में कम गहराई पर एक सिक्का दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। और उदाहरण क्या है देखिए, ये आपके यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। द ओवल शेप ऑफ द सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह और शाम को सूरज का अंडाकार आकृति दिखाई पड़ना। कभी ऐसा फील करते हैं, सूरज निकलता नहीं है लेकिन हमें एहसास होता है कि सूर्योदय हो गया, सूरज डूबता नहीं है, फिर भी हमें एहसास होता है कि सूरज डूब गया। यानी द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले, किस कारण से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई पड़ता है। तो ये सब के सब जितने सारे एप्लीकेशन हैं रिफ्रैक्शन के, सब आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अब आ जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रांति कोण क्या है? क्योंकि जब तक क्रिटिकल एंगल क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आएगा। क्या कहा? व्हेन लाइट रे प्रोपगेट्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यानी डेंसर टू रेयर, यानी क्या कहा? अपवर्तन का की बात किया। ये पहले अपवर्तन समझ लिया हमने, अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में परिवर्तित होती है तो इसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। आप समझिएगा इसको। ये आया एकदम यहां से आता गया और देखिए ये सीधा आता, लेकिन
ये कैसे मुड़ गया? क्रिटिकल एंगल की तरफ इधर। अब सर इसको उल्टा करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा ना सर? बनेगा ना 90 डिग्री एंगल, यानी तब 90 डिग्री एंगल बनेगा। इससे ही क्रांतिक कोण कहेंगे, इससे ही क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपरिवर्तित होंगी तो इसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, इसे क्रिटिकल एंगल कहेंगे। इस यही निकल कर आता है हमारा TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। when the value of angle of incidence is greater than the critical angle, angle of incidence यानी क्या कहा? आपतित किरण जो इधर गिरता था, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश अपने स्वयं के माध्यम में वापस आ जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो प्रकाश अपने स्वयं के माध्यम से वापस आएगा। क्रांतिक कोण क्या कहेंगे? जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तब उसे क्रांतिक कोण कहेंगे। यहां तक क्लियर है? लेकिन जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो प्रकाश अपने स्वयं के माध्यम में वापस आ जाएगा। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कहीं हम डेफिनेशन हो गया। देखिए ऐसे समझिए, यह रिफ्रैक्शन है। जब 90 डिग्री एंगल बनाया क्रिटिकल एंगल हो गया, और फिर क्या कहा कि सर क्रांतिक कोण से अधिक होगा आपतन कोण का मान तभी तो वह वापस आएगा। अब ऐसे समझ लीजिए, और क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, दिख रहे हैं ये फैल गया ना पोर्शन यहां से, ये जैसे ही इधर आया TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए क्या नियम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? यह तब होगा लाइट मस्ट बी प्रोपगेटिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। पहले ही समझा चुके हैं सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होगा। सघन माध्यम यानी जो डेंस है, जैसे एयर का एग्जांपल लिया, कई सारे गैस हैं, गैसों का मिश्रण। विरल माध्यम यानी पानी का एग्जांपल लिया, केवल हाइड्रोजन H2O और ऑक्सीजन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अभी हमने पीछे फिगर में देख लिया है, आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तब जाकर ये जो लॉज है वो क्राइटेरिया है फुलफिल करेगा। ठीक है, तो यहां तक यानी कहें हम सम एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम्पल ऑफ TIR, इनमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन से उदाहरण हैं? नहीं है। स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड, हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। मिरेज एंड लूमिंग, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। अब कई बार सोचते सर मरीचिका क्या है? मृग मरीचिका। सर ऐसे समझिए, गर्मियों के दिनों में हम ऐसे भी देखते हैं कि अगर सुनसान अगर रोड है, रास्ता है, तो पता है आग लगता हुआ दिखाई पड़ता है, लग रहा है कहीं आग जल रहा है। वैसे ही जब रेगिस्तान में लोग पानी के लिए यहां वहां मारे मारे फिरते हैं, तब ऐसा महसूस होता है कि हमारे बहुत करीब पानी है। उसी को हम मृग मरीचिका कहते हैं। यानी मिरेज एंड लूमिंग, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। स्पार्किंग ऑफ द डायमंड, हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। तो याद करने के लिए सर इसको शॉर्ट कर लीजिए ना, TIR। द स्पार्कलिंग ऑफ द क्रैक इन द ग्लास, कांच में आई दरार का चमकना। शाइनिंग ऑफ द एयर बबल इन वाटर, जल में हवा के बुलबुले का चमकना। यह भी किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। सर ऑप्टिकल फाइबर भी वर्क करता है किसके आधार पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्टिकल फाइबर किसके आधार पर काम करता है? यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर वर्क करता है। आइए समझते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर का इन्वेंशन किसने किया था? देखिए, तो याद होगा आगे हम लोग ना फिजिक्स में जितने सारे इन्वेंशन हुए हैं, कई बार एग्जाम में आता है कि उसके इन्वेंटर कौन है, तो वो भी आपके लिए जब क्लास लेकर आएंगे तो इन्वेंटर यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड इन्वेंटर जितने भी हुए हैं फिजिक्स में वो सब प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहां ऑप्टिकल फाइबर दिख गया तो मैं आपको बता दूं,
नरिंदर सिंह कपानी, नरिंदर सिंह कपानी 1952 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात कर लें, द ऑप्टिकल फाइबर इज अ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड बाय ड्रॉइंग ग्लास और प्लास्टिक टू अ डायमीटर लाइटली थिकर देन दैट ऑफ अ ह्यूमन हेयर। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला पारदर्शी फाइबर होता है जो मानव बाल की तुलना में थोड़ा मोटा होता है, जो कांच या प्लास्टिक को खींचकर बनाया जाता है। यानी हम क्या कहा, मानव बाल की तुलना में थोड़ा मोटा, यानी हमारा बाल 16 बाल को अगर हम मिला दें तो माना जाता है, कहा जाता है, एग्जैक्ट ना कहें हम, यानी लगभग 16 बाल एक तरफ और एक ऑप्टिकल फाइबर एक तरफ, यानी 16 बाल उसमें आ सकते हैं। इतने पतले होते हैं आने वाले समय में। जो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज किए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है इसके इन्वेंटर कौन थे, मैंने बता दिया। अब हो सकता है इसका पूछा जाएगा यूजेज, ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम इसमें से कहां करते हैं, नहीं करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का यूज देखते हैं। द यूजेज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहां होगा, मेडिकल इंडस्ट्री, चिकित्सा उद्योग में, कम्युनिकेशन संचार में। पहले देखते थे टेलीफोन डाउन हो जाता था, वायर ऊपर होता था, तब देख रहे होंगे कि ऑरेंज कलर के वायर नीचे बिछाए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के रूप में, ऑप्टिकल केबल के रूप में, ताकि अच्छे तरीके से हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, इंटरनेट हमारी अच्छे तरीके से चल सके। डिफेंस इंडस्ट्रीज, रक्षा उद्योग, ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण, मैकेनिकल इंस्पेक्शंस, यांत्रिक निरीक्षण, और लाइटिंग एंड डेकोरेशंस, प्रकाश व्यवस्था और सजावट। अरे बात समझ में? तो ये था लाइट चैप्टर। लाइट में कुछ बचा है, क्या बचा है? तो लाइट में बचा है आपका लेंस बचे हैं, और देखेंगे लेंस के साथ साथ जो कहां उसका फोकल में बनेगा या कहां क्या होगा, ये सब की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में, कमिंग लेक्चर में। तो आई थिंक आज की जो क्लास है आपको यकीनन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, ये काफी कुछ समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप 2 बार देखोगे वीडियो को, जितना बार देखेंगे उतनी बार आपको नई नई चीजें निकल कर आएगी सामने, और सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आखिर यहां से होगा तब क्या होगा, यहां से होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।